स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। हम कर रहे थे क्लास 10th का एसओएफ का एसएसटी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड कंप्लीट कर लिया है। बारी है आज थर्ड की, जिसका नाम है प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। कॉम्बिनेशन है चैप्टर का और इसमें है बहुत ही तगड़े, शानदार और अमेजिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, दो क्वेश्चन एक साथ, क्या बात है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या है सर? हमें पता है हैंड राइटिंग है ना, डिजाइन एक आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग है ना, पता है ना सर? ये तो हमें आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। सो ये कह रहा है इट इज एन आर्ट ऑफ प्रिंटिंग ना, इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल ड्राइंग ना, इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। जी हाँ, हमारा ऑप्शन सी है और हमें एक बार में क्या लग गया? पता लग गया भैया, क्योंकि सर ये इजी सा क्वेश्चन था, हमें पता था। अब जो रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टार्ट? कौन सी कंट्री में सबसे पहले जो सिविल एग्जामिनेशन सर्विस है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है चाइना, बी जापान, सी कोरिया या फिर डी फ्रांस। अब यहां पर अगर आप पुख्ता तौर पे बात करें, फैक्ट तौर पर, तो हमारा आंसर ए जो है चाइना वो होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहला एबिलिटी बेस्ड जो टेस्ट है वो सुई डायनेस्टी के टाइम हमें मिलता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि 1887 से ही इनकी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके लिए बहुत वास्ट नंबर ऑफ बुक्स है प्रिंट की गई। और किसकी स्पॉन्सरशिप पे? इंपीरियल स्टेट की स्पॉन्सरशिप पर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब्स तो है वो इनके द्वारा ही भर्ती करते थे, रिक्रूट करते थे इनके द्वारा ही, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा ही। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का ए हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द गिवन इमेज ऑफ घोरकली? अब देखो, घोरकली की अगर बात करें, वैसे तो अगर आप ये टर्म गूगल पर देखोगे तो क्या होगा, घोरकली से घोर कलयुग है ना, नाम आ जाता है। अब ये क्या है सर? ये एक वुडन प्रिंट है। क्या है बच्चों? एक वुडन प्रिंट है जिसमें घोर कलयुग अर्थात कलयुग, कली से जुड़ा कलयुग, जिसका मतलब क्या है? सब तहस नहस हो जाना। आप इसका रेफरेंस से याद रख सकते हो। ऑप्शन क्या हमारे पास? ए ट्रेडिशनल फैमिली रूल्स, बी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशंस, सी कल्चरल इंपैक्ट ऑफ द वेस्ट या फिर डी एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्शन। हमें याद क्या रखना है कि घोर कलयुग कब आता है? जब परिवार के रिश्ते टूट जाते हैं। इट मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशंस। हमें बी ऑप्शन जो है याद रखने में हेल्प होगा। जब भी आप इस तरह की पेंटिंग देखो है ना, घोर कली नाम आए तो घोर कली से जोड़ना है डायरेक्ट घोर कलयुग। और कलयुग क्या है कि भाई अपने रिश्ते हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो ऐसे करके एज रेफरेंस आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है सर? हाथ द्वारा छापा गया है ना, हैंड प्रिंटिंग, हाथ द्वारा छपाई खाने जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब इंट्रोड्यूस की थी एडी अर्थात एनो डोमिनी 768 टू 770। अब ये कहां पे इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए इंडिया, बी यूरोप, सी जापान या फिर डी अरब। बुद्धिस्ट मिशनरीज है ना, कहां से? चाइना से। तो यहां पे क्या होगा सर? ऑप्शन सी जापान होगा। वैसे ये सही बात है, जापान में ही बुद्धिस्ट मिशनरीज ने एडी 768 टू 770 में हैंड प्रिंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें हैंड वुडन ब्लॉक बने होते थे, उसके द्वारा प्रिंटिंग की जाती थी। और आज भी ये आर्ट जो है वर्ल्ड की कई कंट्रीज में, तो दूर की बात है इंडिया में भी, गुजरात वाली जगह, राजस्थान की कई जगहों पर ये आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें आज भी लोग वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं पेपर पर, कपड़े पर प्रिंट करने के लिए, है ना। जिसमें आपको कुछ पुरानी ऐसी
मशीन तो क्या है, पुरानी सी जगह है आज भी। जो इनविटेशन कार्ड होते हैं ना अपने, है ना, जो पुराने छपते थे कई, ऐसा अगर आपको मिले पुराने, आप इन्विटेशन कार्ड देखना जिसपे एक पैटर्न बना होता है पूरा का पूरा, वो सारे वुडन ब्लॉक होते हैं। और आजकल तो लोगों ने मेहंदी भी वुडन ब्लॉक से बनाना शुरू करा है ना, कौन बनाए इतना लंबा, डायरेक्ट छापो ना। तो ऐसे करके ये वहीं से रेफरेंस लिया गया है। क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा सी, फोर्थ का जापान। Dash were the first to bring printing press to Goa in the mid 16th century। मिड 16th सेंचुरी में कौन था जो सबसे पहले गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया? ऑप्शन ए चाइनीज, बी जापानीज, सी पुर्तगीज या फिर डी ब्रिटिशर्स। अब देखो इसका सवाल आपको एक नया सवाल देगा और एक नया जवाब। बात सीधी सी है कि कौन लेके आएगा सर, जिसका मेन डोमिनेंस होगा वो गोवा पर होगा। आपको पता है सर 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का था, है ना, पुर्तगालियों का था, पुर्तगीज का था। तो बच्चों कौन लेके आएगा यहाँ पे मिड 16th सेंचुरी? कौन सी? मिड 16th सेंचुरी में ऑब्वियसली पुर्तगीज लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगीज हो जाएगा। बस ये इतना सा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नई चीज क्या पता लगी? पुर्तगालियों का शासन गोवा पर किस समय से था? 1510 से लेकर 1961 तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, सही जवाब भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, स्टेटमेंट वाले थोड़े इजी आते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप विया द सिल्क ट्रेड रूट। है ना, सिल्क रूट से कहां पहुंचा था? यूरोप पहुंचा था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बात करेक्ट है। ठीक है, पहुंचा था 11th सेंचुरी में। और आपके लिए भी अच्छी बात याद रखने के लिए, है ना, 11th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस मीडिया में जब आप ये पढ़ोगे चैप्टर के अंदर आपको पता लगा है, ऑब्वियसली याद भी होगा। ठीक है, सेकंड है मार्को पोलो ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली। अब कहने को तो भाई मार्को पोलो भी सिल्क रूट से गया था, बट यहां पे क्या बोल रहा है? ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो कहां लेकर आया था? इटली में लेके आया था। कौन भाई लेके आए थे? मार्को पोलो भाई लेके आए थे। तो देखो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। सर स्टेटमेंट तो सही है, बट यहां पे दोनों एक्सप्लेनेशन जो है एक दूसरे से अलग है ना। एक तो पेपर की बात कर रहा है, एक वुडन ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, जो हैंड प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, अलग है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं, तो क्या होगा सर? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। बी होगा हमारा। यहां पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों का रेफरेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, चीजें भी अलग अलग है और दोनों का कोई करेक्शन आपस में बैठता नहीं है। अगर मैं सिल्क रूट का बोलूं तो भैया यहां तो पूरी वुड ब्लॉक की बात कर रहा है, वो ले जा रहा है यूरोप में, ही लेके आ रहा है इसे इटली में, अलग अलग हो गया ना। ठीक है, तो इस वजह से अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, अरे वो तो हमने अच्छे से पढ़ा था, पढ़ा ना आपने भी। रीडिंग बुक्स पॉपुलराइज्ड द एंटी नेशनलिस्ट आइडिया। एंटी नेशनल नहीं, बुक रीडिंग तो नेशनलिज्म के लिए थी इधर, है ना, जिसमें एक स्क्वायर पे खड़े होके कुछ बताते थे, है ना, टी स्टॉल बार के अंदर चर्चा करते थे, वो अलग बात होगी। तो यहां देखो एंटी नेशनल तो नहीं था, पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है? द राइटिंग ऑफ थिंकर्स क्रिटिसाइज्ड द डेपोटिक पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता था, क्रिटिसाइज करते थे। सी कार्टून एंड कैरिकेचर्स सजेस्टेड द सफरिंग ऑफ मोनार्की। हाँ, बाद में बनाए गए थे, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। देखो इसका हमें तो डायरेक्ट एविडेंस मिलता है सर, टी स्टॉल के अंदर, सैलून के अंदर,
बार एंड रेस्टोरेंट के अंदर जब लोगों ने वहां पे डिबेट आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट साबित होती है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट एंटी नेशनल की बात कर रहा है, तो यहां पे एंटी नेशनल जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ था मोनार्की या फिर डेपोटिज्म जिसे हम कह देते हैं, है ना, और दूसरा था नेशनलिज्म जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा, 7 का ए। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाय द मिड 18th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment. Okay, many believe that books could change the world, liberate society from। देखो ये बात तो हमें साफ साफ पता लगती है कि बुक जो है वो आदमी नहीं, आदमी का केवल व्यक्तित्व नहीं, उसका कैरेक्टर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे आदमी को बदल देती है ना। ये ऐसी चीजें होती है जो एक पूरे के पूरे सुन्न पड़े नेशन में रेवोल्यूशन ला देती है, और इसका एविडेंस आपके हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। देन ये बोल रहा है ऑप्शन है हमारे पास सोसाइटी फ्रॉम, कहां से, कैसे सोसाइटी से चेंज करता है ये कह रहा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अनरेगुलेटेड बाय अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ना भैया। एक डेपोटिज्म की पावर से, एक मोनार्की पावर से पूरा नेशनलिज्म करके या फिर डेमोक्रेसी लाना, ये काम करती है ना। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहा है उसे कॉन्स्टिट्यूशन करना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बना देना पूरी तरीके से, जिसमें सबके नियम कायदे हो, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, मतलब सबके लिए समान अधिकार हो, है ना, पॉसिबल है। जी हाँ, बुक कर देती है। फिर कह रहा है बी अ पॉलिटिकल सिस्टम वर द रूलर होल्ड एब्सोल्यूट पावर। ये क्या करती है ऐसी, हाँ ये तो बता रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, वर द रूलर होल्ड एब्सोल्यूट पावर, उससे भी क्या कर देती है बुक, चेंज कर देती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये वाली भी बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि किताब जो है वो क्या कर सकती है, तो हमारा ये सिस्टमेटिक गवर्नमेंट पावर से कर देती है, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल अनरेगुलेटेड बाय ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेक, ठीक है, ये भी सही था। एंड पॉलिटिकल सिस्टम वर द रूलर होल्ड एब्सोल्यूट पावर, ये भी सही है। सी एन एक्सरसाइज ऑफ एन एब्सोल्यूट पावर स्पेशली एंड क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वे, ठीक है, इसको भी यानी एक सोसाइटी को लिबरेट कर सकती है, कैसी, इन सभी तरह की सोसाइटी से, और इसी को हम एक वर्ड के नाम से कह सकते हैं जिसका नाम है डेपोटिज्म, है ना, या फिर मोनार्की। और इन सभी से क्या कर सकती है सर, एक ये डेमोक्रेटिक जो स्टेबलाइजमेंट है ये वो कर सकती है। इट मींस ऑल ऑफ दीज थिंग्स अ बुक कैन डू। 8th का क्या हो जाएगा, 8th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1295 डैश अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली। अरे इटली कौन गया था भाई वापस, आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। चाइना को काफी साल एक्सप्लोर करने के बाद ये भाई साहब वापस अपने देश इटली में चले गए थे। कौन है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो वुडन ब्लॉक की टेक्निक एक जगह से दूसरी जगह लेके गया था, कौन है, बस वही है। जी हाँ, मार्को पोलो की मैं बात कर रहा हूं, समझ तो गए आप। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, इब्न बतूता। गाना भी सुना होगा ना आपने, इब्न बतूता बगल में चूता जूता पहले तो करता था चुर, सुना है ना ये। इसके पीछे कहानी छोड़ो। इब्न बतूता कहां के थे सर, ये मोरक्को के थे, है ना, और इंडिया विजिट करने आए थे। मार्को पोलो सर इटली चाइना था। अब है फर्डिनेंड मैगलन, ये पुर्तगाल से था, पोर्तुगीज थे, और ये एक इनका मकसद था एक स्पाइस आइलैंड ढूंढना, है ना। स्पाइस आइलैंड जगह का नाम है, मसालों का आइलैंड, बेसिकली वही ढूंढना था। और कोलंबस भाई साहब को आप जानते हैं कौन थे सर, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, हमें अमेरिका की खोज की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 9th का बी सर, मार्को पोलो वही व्यक्ति था जो इटली से वापस, मतलब इटली वापस लौट गया था चाइना से, है ना, काफी साल, कुछ साल बाद। फिर कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट।
क्या प्रिंट करने के लिए। अब वुड ब्लॉक है, वो तो टेक्सटाइल भी प्रिंट कर लेगा, वो प्लेइंग कार्ड भी प्रिंट कर लेगा, वो रिलीजियस पिक्चर भी प्रिंट कर लेगा, मतलब ऑल ऑफ दिस, है ना, वुडन ब्लॉक से सभी कुछ छपाई की जा सकती है। क्लियर? ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हु डेवलप, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा हूं, हु डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। इनमें से कौन से भाई साहब ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी। अब यहां पे ये जो चार ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना, अपने अपने फील्ड के महारथी, गैलीलियो गैली, लियोनार्डो डा विंसी, जोहान गुटेनबर्ग और निकोलस कॉपरनिकस। पहले बात करते हैं गैलीलियो गैली की। देखो गैलीलियो गैली, आप इसके लिए आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों, 6th 7th में पूछा जाता है गैलीलियो गैली कौन था और इसके मुख्य या फिर ये किस लिए फेमस था। एक नाम आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, लो यूरोपा गैनीमेड और कैलिस्टो मतलब, ठीक है, ये छोटा सा नाम है, याद करना है आपको। सर ये है क्या, बेसिकली ये 1 2 3 4 है मून, किसके, सर जुपिटर के, और इनको खोजने का श्रेय किसको जाता है, गैनीमेड भाई साहब को। और ये ब्रह्मांड के सच के पीछे ये आदमी इतना पागल था कि चर्च ने इसको नोटिस भिजवा दिया कि देख ले, या तो घर बैठ जा वरना हम नहीं छोड़ेंगे, उस जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है गैलीलियन मून्स। क्या कहा जाता है, गैलीलियन मून्स। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर गैलीलियो के लिए आपके नाम आया है 7th में तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आगे क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची। कल्चर के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा ओलंपियाड के अंदर, तो फिक्स है। सीबीएसई में आ गया तो बल्ले बल्ले। कौन है, सर ये भाई साहब ये एक पेंटर है ना, जिसकी फेमस पेंटिंग एक तो आपको पता होगी, है ना, सबको पता होती है, मोनालिसा, है ना, एक लड़की की पेंटिंग जैसे मोनालिसा, और दूसरी है द लास्ट सपर, ठीक है। ये दो पेंटिंग है किसकी, लियोनार्डो दा विंची। तो भाई साहब ये हो गए साइंटिस्ट, कहां के थे, इटली के थे। लियोनार्डो विंची ये कहां का था, ये भी इटली का था, ठीक है। अब है जोहान गुटेनबर्ग, ये है भाई साहब जर्मनी के, कहां के हैं, जर्मनी के। और इन्होंने ही गुटेनबर्ग प्रेस जो है वो इन्वेंट की थी, ऐसा मान लो। और पहली किताब जो इन्होंने छापी थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल। छापने का बड़ा शौक था इनको, और जब प्रिंटिंग प्रेस आई तब तो क्रांति ला दी इन्होंने, धड़ाधड़ सबसे बड़ी किताब, सबसे पहली किताब छाप दी इन्होंने अपनी, गुटेनबर्ग बाइबल, है ना। और अगर आपको नाम इसीलिए याद रखना हो तो आपको क्या करना है, गुटेनबर्ग इज इक्वल टू किताब छापने का, किताब का मास प्रोडक्शन, बस इतना आपने याद रखा तो आपके लिए गुटेनबर्ग को समझना, पढ़ना और इसके आंसर देना इजी हो जाएगा। अब देखो इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको याद नहीं हो, सारे एक साथ नहीं करने, एक एक याद करके चलो, याद हो जाएगा। फिर है निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये भी ब्रह्मांड के सच के पीछे इतना ही पागल जितना भाई साहब गैलीलियो गैली था। और इनकी थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि भैया पृथ्वी नहीं, सूर्य के चारों तरफ जो है ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, जो कि सही बात थी, है ना। तो ये अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के लिए जाना जाता है भाई, क्लियर। और सर ये था कहां का, ये पोलैंड का था भाई, है ना। और इसको याद करना हो तो ये समझ लो भाई, निकोलस कॉपरनिकस एक ऐसा आदमी था जिसने ब्रह्मांड की सीटिंग अरेंजमेंट जो थी वो बदल दी इन द सेंस कि हमें बता दी, बदली तो कहां, बदलना तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कि सर 1430s में मशीन डेवलप करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा, वही जिसको किताबें छापने का बहुत ज्यादा शौक है, गुटेनबर्ग बाइबल छापने वाला व्यक्ति जोहान गुटेनबर्ग। यानी 11th का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो डिटेल में क्यों करवा रहे हो, मजे आ रहे हैं।
बेसिकली ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों? पीछे भी आपने देखा होगा हमारे पास एक दो नाम आए थे, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। फर्डिनेंड मैगेलन के मैं बता दिया था मैंने, मार्को पोलो की हमने बात कर ली थी, इटली चाइना। और मार्को पोलो गया कहां से था? ये गया था सिल्क रूट से, है ना। यूरोप से सिल्क रूट द्वारा जाने वाला पहला इंसान चाइना जाने वाला, ठीक है, मार्को पोलो था। क्रिस्टोफर कोलंबस था और इब्न बतूता, ये हमने देख लिए थे। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कोई अब तक नाम आए क्या? नहीं सर, ऐसे हमारे पास नाम नहीं आए। और पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें इतने सारे नाम एक साथ थे और मैंने आपको हर एक को एक्सप्लेन कर दिए। तो आपको याद रखना है 1430s में जोहान गुटेनबर्ग, है ना। गुटेनबर्ग मतलब किताब का मास प्रोडक्शन, आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर, कि एक बुक सेलर के लिए लगभग 50 स्क्राइब्स, मतलब कि एक तरह से लेबर होगी उनकी, स्क्राइब्स लिखने वाले काम करते थे। तो ये बात अगर हम प्रिंटिंग मीडिया या प्रिंटिंग प्रेस वाले जमाने की बात करें, जब ये शुरू में आया था, तो बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मशीनों से पहले ये चलता था। फिर बोल रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड बी कैरिड अराउंड और रीड इजीली। मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती थी, संभाल के रखनी पड़ती थी, क्या उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना और आसानी से पढ़ना पॉसिबल था क्या? अरे उनको खोलने के लिए यूं रखना पड़ता था टूट ना जाए, है ना। लकड़ी पत्तों और इन पर बनी होती थी, वो तो थोड़ा कुछ हुआ और वो तो खराब, है कि नहीं। तो यहां पे हमें साफ पता लग रहा है कि सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बी होगा, है ना, कि मैन्यूस्क्रिप्ट को इतना इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते, और पढ़ना तो दूर की बात, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला सही था। फिर बोल रहा है सर्कुलेशन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिमेन लिमिटेड। जी हाँ, अब इनका सर्कुलेशन लिमिटेड रहा तभी तो ये पॉसिबल हुआ कि आज हमारे पास कुछ एविडेंस है। अदरवाइज लिमिटेड नहीं होता तो या तो कोई तबाह कर चुका होता। क्यों? क्योंकि जितने इसके फेवर में थे उससे ज्यादा लोग खिलाफ थे। अब इसको देख लो, गैलीलियो को चर्च ने नोटिस दे दिया कि तुम बैठ रहा है कि नहीं। क्या इसको निकोलस को नहीं दिया था? क्या इसको भी दिया था? क्या यार पागल है क्या तुम? और कुछ ऐसे थिंकर्स आएंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स आएंगे, जिनकी थ्योरीज मैं बताऊंगा ना, आप सुनोगे यार ऐसे भी थे क्या लोग। एक भाई तो ऐसा था जिसने क्या करा, 2044 करके एक बुक पब्लिश कर दी उस जमाने में, कि भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य को बनाओ, और भगवान पे थ्योरी, चर्च पे थ्योरी, रिलीजियस पे थ्योरी, सब पे अपनी अपनी थ्योरी दे दी। उसको बाद में जिंदा दिला दिया गया, बताऊंगा मैं आगे जब नाम आएगा उनका, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बोल रहा है द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, ऑलिव प्रेस ने क्या करा, मॉडल प्रेस, मॉडल रिलीज किया था एक तरह का, कि भैया हम इस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा था हमसे और हमने बता दिया बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक करो फटाफट से। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी of scientific ideas among the common people in 18th century Europe। 18th century यूरोप की बात कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइंटिफिक आइडियाज के या फिर उनको सपोर्ट करने के फेवर में रिलेट नहीं करता, है ना, ऐसा ही कुछ है। जी हाँ, पहला बोल रहा है प्रिंटिंग ऑफ आइडियाज ऑफ आइजैक न्यूटन। न्यूटन के आइडियाज को प्रिंट करना, सर ये तो साइंटिफिक सपोर्ट करेगा ना, लोग न्यूटन को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनकी थ्योरीज को समझेंगे, तो बेसिकली वो किससे रिलेट करेंगे? साइंटिफिक थ्योरी से, साइंटिफिक रिलेशन से, है ना, जो रिलीजियस और साइंटिफिक रिलीजन है कनेक्ट करेंगे ना। तो भैया ये बात तो इसके फेवर में है, मतलब नॉट वाले फेवर में नहीं है, मतलब साइंटिफिक के फेवर में है ना, तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बोला डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट इज इक्वल टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो ये भी क्या नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं होगा। फिर बोला इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, लोगों का इंटरेस्ट साइंस के अंदर, तो वो उसको साइंस को बढ़ावा ही देगा, साइंस को पुश करेगा ना। फिर है ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड, अरे एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप सपोर्टेड, वैलिड रीजन है क्या साइंटिफिक थ्योरीज का पॉपुलर होना? नहीं सर। क्यों? एरिस्टोक्रेट क्यों करेंगे? जब उनका
उनकी खुद की सत्ता खतरे में है इस नियमों की वजह से, इन रूल्स की वजह से, इन थ्योरीज की वजह से, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? पहली बात। दूसरा कि अगर देखा जाए तो मोस्टली ये खुद ही नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लोग पढ़े, लोग जाने, क्यों? इनको अपनी सत्ता बनानी है। तो कुल मिला के आंसर हमारा डी होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जो इनके फेवर में नहीं है, तो 13 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, छोटी सी बात है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। इन 1517 डैश रोट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। अब यहां पे बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने थोड़ी देर पहले जिस आदमी का जिक्र किया था जिसको जिंदा जला दिया, कहीं उस का आंसर हमें यहां तो नहीं मिलने वाला? मिलने तो वाला है, पर तो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। अच्छा चलो, आप लोगों ने सबने ना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है, द राइट्स ऑफ मैन। और सच्ची बताओ ना, मैंने भी है ना इसके बारे में तो कभी बताया नहीं, पर आज बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो बुक में तो ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं, पर ओलंपियाड सब दरवाजे खोल देता तुम्हारे लिए, जितने आसार हो सकते हैं। अभी द राइट्स ऑफ मैन है, कभी सोचा है कि सर ये लाक्षर लिखा किसने था? कौन इतना बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक ऐसा ठप्पा लगा दिया कि राइट्स ऑफ मैन, महिला सिर्फ पुरुषों को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को नहीं, वुमेन्स आर नॉट टू बी फॉर राइट्स, ऐसा कुछ सोचो। इसका जवाब भी तुम्हें आज मिलने वाला है ना, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं पढ़ा ना, कोई बताता है इसके बारे में कि सर किसने पब्लिश किया? कभी सवाल नहीं है तुम्हारे दिमाग में? आज तक मैंने ऐसा किसी बच्चे को पूछते हुए नहीं सुना कि जिसने पूछा सर राइट्स ऑफ मैन लिखने वाला कौन था। बस सब पढ़ते कि हाँ सर राइट्स ऑफ मैन थे, किताब में लिखे हुए थे, उन्हीं पे लोग चल रहे थे। पूरा रेवोल्यूशन इसी के बेस पे तो था। कौन था वो? पता लगेगा। पहले देखो हमारे पास ऑप्शन है, मार्टिन लूथर, बिमेनोकियो, सी जोहान गुटेनबर्ग एंड डी थॉमस पेन। देखो मैं जोहान गुटेनबर्ग का जिक्र अब नहीं करूंगा, क्यों? तुमने इससे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में उसको पढ़ लिया था अच्छी तरह से, वही नोट कर रखना, हम एक्स्ट्रा टाइम उसमें नहीं लेंगे। फिर ऑप्शन है हमारा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ये भाई साहब था जर्मनी का, है ना, और पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने चर्च के खिलाफ, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ 95 थीसिस लिखी उनके अगेंस्ट, और इनके दरवाजे पर टांग दी। लो भैया स्वाहा, पढ़ो इनको। मतलब ये तो वही बात होगी कि तुम्हारे घर के खिलाफ तुम्हारे घर पे नोटिस आ गया है, बोला चर्च को करो भैया, क्या करोगे? और उस वक्त तो ऐसा था कि भाई गुटेनबर्ग ने प्रेस से रिलीज कर दी थी तकड़ी अच्छी खासी, प्रिंटिंग मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया था। प्रिंटिंग मीडिया स्ट्रॉन्ग हुआ, भाई साहब मार्टिन ने पूरा फायदा उठाया। अरे रुको, अभी कहां, ये लो तुम्हारे खिलाफ और वो क्या आ रही है, तो पहली है ना, ऐसे करके छाप दी। चर्च शॉक, पूरा शॉक। तो हमारा आंसर क्या था? 1570 में रोट 95 थीसिस, क्या करते हुए? क्रिटिसाइज करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। उसके दरवाजे पे टांग दी, है ना। ये मैं आपको सिर्फ ऐसा बता दूं ताकि याद रहे। सच में ऐसा नहीं होता कि भाई साहब गया टांग के आ गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, जस्ट फॉर कैजुअल आपको याद रहे। फिर देखो मेनोक्यो, इसका नाम एक्चुअल नाम पता है इसका नाम है डोमिनिको स्कैंडेला। मैं लिख देता हूं, मेरे को भी बड़ा डोमेनिको है ना, मेरे को बड़ा मुश्किल से याद हुआ था। डोमेनिको स्कैंडेला, कितना शानदार नाम है ना। पता है ये कौन, ये व्यक्ति क्या काम करता था? इस व्यक्ति की आटे पीसने की चक्की थी, है ना, मिलर था। ये क्या था? ये मिलर था, और था कहां से? इटली से। समझते ना, आटे पीसने की चक्की, वो उस पे ये काम करता था। और इसने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस मीडिया अच्छा खासा चल रहा था, भाई साहब ने थ्योरी दी, भगवान के लिए मतलब गॉड के लिए अलग दे दी, चर्च के लिए अलग दे दी, पूरे मतलब जो लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे ना उनकी पूरी थ्योरीज को बदल दिया इसने। कहा अरे अभी का क्या सोच रहे हो, भगवान तो ऐसे हैं, अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं, दूत है वो मैसेंजर है वो, मतलब कि जो सालों से लोग पढ़ते आ रहे थे ना उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट नई चीजें देनी इसने शुरू कर दी।
अब आपको पता है कि कोई इंसान जब एक लगातार कई सालों से एक चीजें पढ़ते आ रहे हैं, खास करके उस जमाने में, और सडनली आप उसको अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी बता दो ना, वो पागल हो जाएगा। अरे यार तू भगवान के खिलाफ बोल रहा है, तू चर्च के खिलाफ बोल रहा है, तू इसके खिलाफ बोल रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाते थे। और सबसे बड़ी भाई साहब ने मिस्टेक पता क्या करी, लिखा तो लिखा, खुल के बोला भी, जहां बैठे वहां उगल दिया। तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाए ना, लोग ये बोल पाए ये तो पागल है। लोगों ने इसको इसी एवज में इसके अगेंस्ट आकर इसको जिंदा जला दिया। तो याद रखना कि मेनोक्यो वो व्यक्ति था जिसको लोगों ने जिंदा जला दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई साहब ने खुल के बोलना शुरू कर दिया था। बात इतनी सी याद रखना। इसका पूरा नाम क्या है? डोमेनिको स्कैंडेला। कहां का था? इटली का निवासी था। अब देखो यहां पे हमारा मार्टिन लूथर, हमें पता लग गया भाई जर्मनी का था और रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था, थीसिस लिख दी थी, क्लियर हो गया। मेनोक्यो मैंने बता दिया। गुटेनबर्ग आप पढ़ के आए हो, गुटेनबर्ग इज इक्वल टू मास प्रोडक्शन बुक का, बस इतना सा याद रहता है ना। और ये इनकी थ्योरी अलग है। फिर बचता है थॉमस पेन, है ना, जिसके नाम में दर्द है, हालांकि स्पेलिंग पूरी पूरी अलग है। ठीक है, अब इस दर्द से तुम्हें एक दर्द को जोड़ना है, सर थॉमस पेन। ठीक है, याद रख लो, इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था। इसमें थॉमस पेन ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था। और लिया तो लिया, अब पूछो सर ये है था कहां का? ये खुद था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से अमेरिका गया और अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्ट लिया और अमेरिका वालों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काया, मस्त भड़काया, तगड़ा। और द राइट्स ऑफ मैन जो है वो बुक इसी की है। ठीक है, बुक इसी की, और बहुत ही शानदार बुक एक है ना, जिसको बताऊंगा मैं, है ना। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, कॉमन सेंस। जो हम आजकल के लोगों को ताने मारते हैं यार, कॉमन सेंस नहीं इधर में, तो उस कॉमन सेंस टॉपिक पर ये थॉमस पेन पहले से किताब लिख चुके थे। और उसमें क्या था? अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका के लिए ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अमेरिका वालों को भड़काना था। और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं क्या करने वाला यही आदमी था। और बेस क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? द राइट्स ऑफ मैन, याद है ना। इसी मुद्दे पे कितनी कितनी सभाएं आयोजित की गई थी, वो सारा कुछ हुआ था, है ना, मीटिंग्स वगैरह बुलाई गई। तो आज इतिहास के सबसे बड़े राज से तुम्हें पर्दा उठाया जा रहा है। तो अब समझ लो कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? हमारा आंसर क्या था वैसे? सर हमारा आंसर था ऑप्शन ए। तो तुम्हें मार्टिन लूथर याद होना चाहिए, मेनोक्यो यानी डोमेनिको स्कैंडेला याद होना चाहिए, और जोहान गुटेनबर्ग याद होना चाहिए, थॉमस पेन भी याद होना चाहिए। पेन दर्द, दर्द कहां का? फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहां लिखा? राइट ऑफ मैन, कॉमन सेंस। समझदार व्यक्ति लग रहा था ये। तो इसी की एक किताब ने पूरी की पूरी रेवोल्यूशन सिस्टम को ही बदल दिया, वरना लोग इतने काबिल लगे नहीं थे कि खुद से कुछ कर ले। भाई साहब ने कर दिया। चलो अब अगला करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? प्रिंटिंग को गॉड गिफ्ट बताने वाले ये वही भाई साहब है जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करने के लिए 95 थीसिस लिखी। तो सर यहां पे तो ऑप्शन देखो, जोहान गुटेनबर्ग है, वोल्टेयर है, जीन जेरूसो, या फिर नन ऑफ दीज है। जरूरी है क्या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट हो? तो हमें क्या करना है यहाँ पे? सर डी करना है, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर इनका? मार्टिन लूथर। ठीक है सर, दूसरे ऑप्शन बताओ ना। और क्या पता लगा तुम्हें जानने के लिए? बहुत सारी चीजें, एक एक नया रहस्य पर्दाफाश करूंगा। सर सस्पेंस मत रखो। देखो तुमने ये वर्ड सुना है? हाँ सर, कई बार। द राइज ऑफ नेशनलिज्म में ये है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये है, और इसी के बेस पर आधी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। और हम हर बार वो द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट की बात कर रहे थे, है ना, ज्ञान के मशाल के रूप में। याद है? है ना, जो
स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में होती है, एनलाइटमेंट। कहां से आया होगा ये? देखो यहाँ पे एक दूसरा जोहान गुटेनबर्ग, मैं नहीं बता रहा भाई, पढ़ रखा तुम लोगों ने। वोल्टेयर की बात करते हैं। वोल्टेयर का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो एनलाइटमेंट से है, ज्ञान की रोशनी। ये भाई साहब फ्रांस के ही थे, और सिर्फ इसके लिए, एनलाइटमेंट के लिए भाई साहब को कई बार नेपोलियन की तरह जेल भी भेजा गया, कई बार नेपोलियन की तरह देश निकाला भी दिया गया। इसके बावजूद भी मजाल ये आदमी टस से मस हो जाए, जिद्दी आड़ी अखंड किस्म का जिद्दी जो होता है ना, एकदम टॉप लेवल का जिद्दी, ये जिद्दी था, पर किसके मामले में? अच्छे काम के लिए। और इसकी एक बुक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है कैंडिड, ये स्पेलिंग है उसकी, कैंडिड, ठीक है। और इसमें भरा, पता है क्या भरा है? समाज की फूट फूट के जो सारी गलतियां ना, वो भाई साहब इसमें लिख रखी है। इसने सोसाइटी को इतना क्रिटिसाइज किया है ना कि तुम ऐसे हो वैसे हो, अच्छे काम के लिए। क्यों? थॉमस पेन ने तो क्या किया, थॉमस पेन ने राइट ऑफ मैन दे दिया, है ना, और बता दिया भाई तुम्हें ये करना है ना। रेवोल्यूशन था, कंट्रीब्यूशन उनका भी था, पर उसके पीछे मेन उसको पढ़ने वाले, उसकी ये बताने वाले कि पढ़ेगा कौन, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो वोल्टेयर था। कौन था? वो बताने वाला वोल्टेयर था। वोल्टेयर ने ही शिक्षा का सिद्धांत जो एक तरह से वो बताया था कि भैया रोशनी जो है ना, एनलाइटमेंट है, वो एक्चुअली एजुकेशन रिलेटेड है। किससे? एजुकेशन से। तो याद रहेगा, वोल्टेयर इज इक्वल टू फ्रांस इज इक्वल टू एनलाइटमेंट। बुक का नाम है कैंडिड, अगर याद रखो तो। चलो अगली बात करते हैं हम, जीन जे रूसो। ये रूसो भाई साहब जो थे ना, ये कहां से थे? ये स्विट्जरलैंड से थे। पहली बात, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूं, पर हाँ बता रहा हूं मैं, मजे आ रहे हैं मेरे को बताने में। स्विट्जरलैंड से थे, और इनका एक ही जो वर्ड है, वो एक ही बात फेमस है कि भाई इंसान जो है वो जन्म से अच्छा होता है। इंसान जन्म से अच्छा होता है, सत्ता उसे बिगाड़ देती है। समझ रहे हो? सत्ता इट मींस पावर, उसे बिगाड़ देती है। बाकी भाई गॉड क्रिएशन, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, सभी इंसान अच्छे होते हैं, पर उनका जो ग्रो अप है और उनका आसपास का माहौल है और सत्ता जो है वो इन्हें पूरी तरह से बिगाड़ देती है। और इसी के एवज में इन्होंने 3 बुक लिखी थी। कौन कौन सी बुक? सर एक का नाम तो क्या है, एक का नाम है, इस बुक, इनकी बुक का नाम है, हाँ, एक तो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एक है एमाइल करके, जो पूरी की पूरी एजुकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और एक है डिस्कोर्स ऑन अनइक्वलिटी, है ना भैया। ये पूरी तरह से एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, जिस तरह वोल्टेयर करता था ना, उस तरह से ये भी करते थे। पर ये कहां के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे, है ना, जीन जे रूसो। याद रहेगा, हमारा आंसर था डी, नन ऑफ दीज। चलो 15 का क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब पता है क्या होगा, अब जितना ओलंपियाड तुम्हें पुश कर सकता था ना सभी नामों के लिए, वो कर चुका। अब क्वेश्चन देखो अगला, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन दे रहा है आइजैक न्यूटन, बी थॉमस पेन, सी वोल्टेयर, या फिर डी जीन जैकस रूसो, है ना। जीन जे रूसो का पूरा नाम क्या है? जीन जैकस रूसो। बता दिया ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी एफर्ट लगाने की, ठीक है। अब ऑड वन आउट कैसे चूज करोगे? देखो जीन जे रूसो कौन था? सर एक पॉलिटिकल थिंकर था। वोल्टेयर, ये भी पॉलिटिकल थिंकर। थॉमस पेन, ये भी पॉलिटिकल थिंकर। न्यूटन, सर न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, है ना। आइजैक न्यूटन, न्यूटन सिद्धांत देने वाले, है ना, लॉ ऑफ न्यूटन, ऐसा कुछ है ना, वो देने वाले। तो आइजैक न्यूटन हम क्या करेंगे? ऑड वन आउट करेंगे। 16 का है, ठीक है। अगला करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हु डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंटिंग प्रेस इज the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away। अब आंख बंद करके इसका आंसर मार्टिन लूथर मत करके आना। मार्टिन लूथर ने गॉड गिफ्ट बोला है, ये क्या बोल रहे हैं? ये डेपोटिज्म को भगाने की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मार्को पोलो आप पढ़ के आए हो, है ना, वो व्यक्ति जो यूरोप से सिल्क रूट के थ्रू कहां गया था? चीन में गया था, है ना। और ये चंगेज खान है, चंगेज खान,
चंगेज खान पढ़ा है आपने? चंगेज खान के पोता कुबली खान के दरबार में रुका था मार्को पोलो। बस मुझे याद आया, मैं बता रहा हूं, ठीक है, अच्छी चीज है। तो हम इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। जोहान गुटेनबर्ग में तो मैं बता चुका हूं, मार्टिन लूथर तो मैं बता चुका हूं। सर नया नाम कौन सा है? लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। इसके बारे में बताता हूं। ये व्यक्ति है तो वैसे फ्रांस से, है ना, पर इसके कारनामे बहुत तगड़े हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, आप इज इक्वल टू क्या कर लो? फ्यूचर कर लो। ये फ्यूचर टेंस है। सर कैसे? इसने एक बुक लिखी LA2440, मतलब कि सन 2440 फ्यूचर के बारे में, कि भैया भविष्य तो ऐसा है। कब? 2440। अभी क्या चल रहा है? 2025। कितने साल पीछे था ये, कितने साल आगे लिखी है? तो इसने एक तरह से फ्यूचर बुक है ना, वो लिख के पब्लिश करी है। अब वो तो आगे जाके पता लगेगा कि इसने अपनी किताब में क्या लिखा है, कितना सच है कितना नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए बड़ा फेमस है। और ये पूरा सेंटेंस जो है कोट किया गया है, ये लुईस सेबेस्टियन के द्वारा ही किया गया है। अच्छा आदमी है वैसे तो, पर भाई साहब ने सोच जो है वो फ्यूचर की रखी है, छोटी मोटी नहीं सोचता मैं। आई एम डायरेक्ट 2444, लंबी छलांग मारी इन्होंने, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा इसका लिख देते, 17 का क्या होगा? डी होगा। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बाय the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the dash and criticized their dash। अब यहां पे देखो लिटरेचर आउटपोरिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1780s के टाइम में जब लिटरेचर पब्लिश होना शुरू हुआ था तो लोगों ने मेनली किसको क्रिटिसाइज करना शुरू करा, किसके बारे में सवाल उठाए? देखो सवाल ये था सोशल ऑर्डर का, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर का। इट मींस कि जो डेपोटिज्म समाज में उस वक्त था उसी के अगेंस्ट क्वेश्चन कर रहे थे लोग, है ना। पढ़ना लिखना सीख गए थे और बुक्स में, आर्टिकल में, लिटरेचर में, सब जगह यही चल रहा था। तो बेसिकली जब आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि वहां एक्चुअल में 1780s के टाइम में चल क्या रहा था, ठीक है। और यहाँ पे साफ बता रहा है आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मूक्ड, किसको मूक्ड करा? रॉयल्टी को, उनकी, है ना, कि भैया जो राजघराने थे उनकी रॉयल्टी पर सवाल उठाए। एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी, और उनके मॉरलिटी की वो किस तरह से है ना, और सवाल किया एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पर कि किस तरह की व्यवस्था समाज में चल रही है ना। तो आपको ये इस तरह से लिखना है, बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मूव्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी, ठीक है। इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज the first children's press was set up in 1857। 1857, the revolution of 1857 याद तो है ना इंडिया के बारे में, पर हाँ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे ना, इंडिया का इधर ऑप्शन है। ये बेसिकली बात कर रहा है चिल्ड्रन प्रेस की। मतलब 1857 का समय ऐसा था कि जब एक प्रेस जो है वो स्टेबलाइज की गई सिर्फ बच्चों की बुक पब्लिश करने के लिए। सीरियसली, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ उनमें बच्चों की बुक जो है वो प्रिंट होती थी, पब्लिश होती थी। वो प्रेस कौन सी या फिर कहां पर थी? देखो उस प्रेस का नाम ही है चिल्ड्रंस प्रेस, ठीक है। और वो फ्रांस में फर्स्ट स्टेबलाइज की गई थी 1857 में, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। फिर अगला देखो, हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया? प्रिंटिंग प्रेस इंडिया भारत में कौन लाया था? इसका जवाब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में दिया था, है ना। क्या दिया था? कि डैश वर द फर्स्ट टू ब्रिंग प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा इन मिड 16th सेंचुरी, 1510 से लेके 1961 के बीच में। अब सर इंडिया का पार्ट है ना, इंडिया का पार्ट है कौन? गोवा सर। और गोवा से ही, गोवा में आई मतलब भारत में आई, पुर्तगाली का राज था, फिर भारत के साथ जुड़ गया वो। अनऑफिशियली या ऑफिशियली कह दो वो इंडिया के पास में ही आई है। कौन लेके आया था? ऑब्वियस सी बात है सर, पुर्तगाली थे उस वक्त, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी हाँ समझ रहे हैं।
अब देखो 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 21st में हमारे क्या आएगा, अचीवर्स हॉट सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ढूंढ लेंगे कोई बात नहीं। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। हाँ भैया, जितनी प्रिंटिंग प्रेस आएगी वो छापेगी, पब्लिक तो एक्साइटेड होगी ना कि यार ऐसा क्या आ गया नया छपने, हो क्या मस्त किताब है, हा हा मजा आ गया, है ना। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और जिनको पढ़ना नहीं आ रहा था वो एजुकेशन को लेकर एक्साइटेड थे। सेकंड है प्रिंटिंग रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। हाँ, पहले हैंड प्रिंटिंग थी, बुक की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आ गई धड़ाधड़ बुक छपने लगी, और जब क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो प्राइस अपने आप रिड्यूस हो जाती है। इकोनॉमिक्स का क्या है, एक सिंपल सा बेसिक रूल है ना, मार्केट का सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई थिंग है, कोई वस्तु है ना, मार्केट में अगर आई तो उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। अगर कोई ऐसी सामान है जो बहुत कम है, उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बेसिकली वही बात है। तो क्या होगा, प्राइसेस रिड्यूस होने लगे। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है एक्सेस टू बुक्स बिकेम इजी फॉर वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। जब बुकें सस्ती होंगी, अच्छे से छप रही होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। बिल्कुल। एंड फोर्थ करें, इन द 100 years between 1452 and 1550 प्रिंटिंग पर्स वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अरे 1450 में शुरुआत हुई थी और 100 सालों में प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास तो बहुत तगड़ा बदला है। एडवांस नई टेक्नोलॉजी आ रही है और लगातार फैल रही है। इट मींस ऑब्वियसली बात है, वो नए नए चीजें और नई नई जगह पर भी क्या होगी, इमर्ज होगी। खास करके यूरोपियन कंट्रीज में वही से शुरुआत हुई थी। तो हमने देखा यहाँ पे कि सर सारे सही है, सारे के सारे सही है। क्या बात है। अब देखो ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ना बेटा ना, थर्ड एंड फोर्थ ना जी ना, सी में ना, डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 21 का डी में लिख रहा हूं, छोटे बच्चे हो ना तुम लोग तो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब पता लगेगा तुमने कि चैप्टर को कितने डिटेल में पढ़ा है। चैप बुक पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है। चैप बुक्स होता क्या है सर, पता है? चैप बुक्स जब प्रिंटिंग मीडिया आया था तब क्या था, छोटी छोटी किताबें लोगों के पॉकेट में रहती थी, जिसको हम पॉकेट बुक कहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बुक भी कह देते हैं, जिसको लोग पढ़ते थे, एंजॉय करते थे। मतलब कि वही वाली बात है, छोटी सी डिक्शनरी टाइप होती थी, है ना। तो चैप बुक्स जो थी वो 18th से 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस थी। और पता है कि यूरोप क्या है, एक बड़ा सा मकान है जिसके अंदर छोटा सा वीआईपी कमरा है, वो है इंग्लैंड। समझ रहे हो, इंग्लैंड। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा सर। ठीक है, फिर है बिलियोथेक ब्लू। अब जिस तरह चैप बुक इंग्लैंड के अंदर फेमस थी, उसी तरह ब्लू कवर वाली छोटी किताबें फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थी, जिनमें कहानियां, लोकगीत, सब कुछ लिखा रहता था, जिस तरह से चैप बुक्स थी, है ना। चैप बुक की तरह ही ये बिलियोथेक ब्लू थी, जिनका कवर बेसिकली ब्लू कलर का होता था और जो फ्रांस में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, फिर है सर एल्मेनेक क्या होता है। एल्मेनेक होता है एक ऐसी किताब जो पूरे साल भर की जानकारी हमें एक साथ दे दे। इट मींस कि एक तरह का ये रिचुअल कैलेंडर होता है, कैलेंडर जिसमें पूरे साल भर में होने वाले तीज, त्योहार, है ना, इवेंट जो है उनकी जानकारी हमें पहले दे देता है। सो एल्मेनेक क्या है सर, एक रिचुअल कैलेंडर है। और बैलेड, सर बैलेड एक्चुअल में एक गीत होता है, गाने होते हैं जिनमें गा गा कर तुम्हें कहानियां सुनाई जाती है ना। और कभी कभी इन कहानियों से लोगों के दिल भी टूट जाते हैं, है ना। ऐसे प्रेम भरी कहानियां सुनाई जाती है। बेसिकली क्या है, ये एक फोक सॉन्ग है। ठीक है, पुराने कल्चर में काफी फेमस है ये। और हमारे पास ऑप्शन है ए का फर्स्ट। ए का फर्स्ट, चलो ए तो नहीं होगा, ए का फर्स्ट ये है, ए का सेकंड ये नहीं होगा। चलो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, वो है बी, है ना। और बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हुई ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंडर प्रेस। उन्होंने पावर ड्राइवन सिलेंडर जो है वो प्रेस के लिए वो पर्टिकुलर परफेक्ट कर लिए थे। हाँ, ये बात तो सही, आपको नाम याद रखना है, रिचर्ड एम हुई।
कहां से? न्यूयॉर्क से उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक या फिर पावर के द्वारा सिलेंडर जो प्रेस था उनको परफेक्ट कर लिया था। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि बाय द 19th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सिलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस। अब कहने को तो सर ये सही लग रहा है ना, ऊपर वाला स्टेटमेंट देख के लग रहा है हाँ सही होगा, बट हमें एक छोटी सी बात यहां पे ध्यान रखनी है बच्चों, ये 19th सेंचुरी नहीं होगा यहाँ पे। अगर 19th की जगह तुम्हें 20th सेंचुरी दे दिया होता तो तुम्हारा ये दोनों आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों क्या होता? सही होता। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ही बोला क्या तुम्हारा फॉल्स है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या? देखो पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है हमारी। सी देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ पहली स्टेटमेंट ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी क्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? सर इन्होंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, 19th सेंचुरी का बोल दिया, जबकि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस तो जी वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। पहला है राम मोहन रॉय पब्लिश संबंध कामुदी। तो देखो याद रखना राजा राम मोहन राय पूरा नाम है, ठीक है, और इन्होंने संबंध कामुदी नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया था। न्यूज़पेपर कब किया था? सर 1821 में किया था और इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? बंगाली थी। ठीक है, और ये क्या था? न्यूज़पेपर था। सेकंड कह रहा है द देवबंद सेमिनार। देवबंद सेमिनार का पूरा नाम क्या है बच्चों? ये है दारुल उलूम देवबंद, है ना, यूपी में एक जगह है देवबंद, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। देखो अब हिस्ट्री के अंदर दो डेट इसकी फेमस है, कोई कहता है 1866 में है, कोई कहता है 1867 में है, बट ओलंपियाड के अकॉर्डिंग इनमें डेट जो दी गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो क्या है? वो 1867 है। क्या है बच्चों? 1867, बट 1875 नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में आया तो दोनों में से एक ही डेट आपसे पूछी जाएगी, दोनों एक साथ नहीं देंगे। अगर दोनों एक साथ दी तो आपको 1867 पे टिक करना है, अदरवाइज 66 और 67 आपको दोनों याद रखनी है। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। और ये क्या था सर? एक तरह से इस्लामी शिक्षा था, नहीं इस्लामी शिक्षा, उसका प्रचार प्रसार था और एक टाइम में काफी पॉपुलर हुआ था आइडिया। फिर देखो, फिर कह रहा राजा रवि वर्मा वाज अ पेंटर हु प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ मास सर्कुलेशन। क्या था? बेसिकली ये मार्केटिंग इंडस्ट्री के जीनियस कह लो आप। क्या क्या इन्होंने, है ना, प्रिंटिंग प्रेस आ गई है भाई साहब, फटाफट से प्रोडक्शन शुरू करो। तो इन्होंने देवी देवताओं की फोटोज जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पर सर्कुलेशन करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसलिए फेमस है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ट्रू है। पहला भी हमारा ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स हो गया था। फिर चौथा क्या है? बी.आर. अम्बेडकर रॉट गुलामगिरी इन 1910। पहली बात तो भीमराव अम्बेडकर ने गुलामगिरी नहीं लिखी, किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है। 1910 में नहीं, 1871 में इन्होंने क्या लिखी है? गुलामगिरी लिखी है, वो भी ज्योतिबा फुले ने। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू है हमारा, पहला ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स, ये हट जाएगा, ये फॉल्स, ये भी हट जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा क्या है? फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तो ये भी हट जाएगा। हमारे पास बचा ऑप्शन डी हमारा। ठीक है, तो देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 24 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरे भाई साहब क्या कह रहा है? द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड। अच्छा, सबसे पुरानी जापानीज बुक प्रिंटेड कब हुई थी सर? याद रखना एडी, एना डोमिनी 868 में पहली प्रिंट हुई थी। फिर कह रहे हैं मार्टिन लूथर रॉट 95 थीसिस। कब लिखी थी सर? 1517 में 95 थीसिस लिखी थी। देखो पिछले हमने देखा था ना, अभी कंफर्म करा दूं, कहां है मार्टिन लूथर भाई साहब? आप 1517 में क्या लिखा था? 95 थीसिस लिखी। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंफर्म हो गया। क्यों? हमने अभी अभी पढ़ा है बच्चों 1517 में। फिर है शिलिंग सीरीज सोल्ड इन इंग्लैंड। इसको याद रखना, शिलिंग सीरीज जो है किताब का पूरी सीरीज थी, इसको कहां पे बेचा गया था? कब बेचा गया था? इंग्लैंड के अंदर बेचा गया था। कब? 1920s में। कब बेचा गया था? 1920s में। अब यहां पे आया है जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग
मशीन या फिर प्रिंटिंग प्रेस कह लो कि ये कब इन्वेंट करी थी? अरे याद होना चाहिए सर, पिछले वाले सवालों में हमने देखा था, है ना? क्या डेट है सर? 1430s। अब देखो सिर्फ एक ऑप्शन था हमारा जो हमसे पूछा नहीं गया था, ये वाला। बाकी तीनों चलो ये भी मान लो, है ना? बाकी दोनों हमें बताए गए थे कि मार्टिन लूथर का वो 95 थीसिस और इसकी प्रेस, है ना, जॉन गुटेनबर्ग की। तो इसको आप क्या करो, ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले आएगा जापान की सबसे पुरानी बुक, फिर क्या आना चाहिए? फिर सर 1430s में ना पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी, पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी। उसके बाद भाई साहब ने, मार्टिन लूथर ने प्रिंट करना शुरू किया था, है ना? रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट छाप दी भाई किताबें, ये लो। फिर 1920s, यानी कि अरे 1920s वाला लिखना तो है मैं। फिर क्या है, सीरीज जो थी। अब सर एक बात और है कि प्रिंटिंग मीडिया आएगा तभी तो प्रेस होगा, मतलब कि साफ तौर पे बात है कि सेकंड नंबर पर हमारा प्रिंटिंग मीडिया ही आएगा। अरे कहां गया, फोर्थ नंबर ये रहा, है ना? प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट होगी, उसके बाद ही सारा आएगा। तो बस अंदाजा लग गया, हो गया हमारा। देखो फर्स्ट फोर्थ इसमें है क्या? नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं, ये रहा फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? 25 का डी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।